जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, TDS और TCS टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, इनकम टैक्स की चोरी को रोकने के लिए बहुत ही बढ़िया तरीका है, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जगह जगह पर जाकर के आपके ट्रांजैक्शन चेक नहीं कर सकता था। फॉर एग्जांपल, अगर आपने बैंक में FD कराई और उस FD पर कितना ब्याज आपने कमाया, इसका पता करने के लिए एक एक व्यक्ति अपनी FD का इंटरेस्ट दिखाए या ना दिखाए ITR में, उस बैंक की ड्यूटी लगा दी है कि जब भी आप किसी व्यक्ति को जब इंटरेस्ट दें तो उसका TDS काट करके ही दें। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी ट्रांजेक्शन होती हैं जहां पर आपका TDS काट लिया जाता है। तो दोस्तों, किस ट्रांजैक्शंस के ऊपर, किस इनकम के ऊपर कितना TDS काटा जाता है, क्या ये कटा हुआ TDS वापस आ जाता है, TDS कब कटता है, कब हमारे ऑनलाइन शो होता है, इस TDS को हम कैसे चेक कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे डाउट, आपके क्वेरीज, आपके क्वेश्चंस है इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। TDS का सेक्शन दोस्तों 194 होता है, बेसिकली 194 के अंदर काफ़ी सारे सब सेक्शन इसके होते हैं। तो सारे के सारे सेक्शन हम TDS के बारे में जान लेते हैं, ताकि आपको भी इन फ्यूचर में कोई ऐसी ट्रांजेक्शन आप करें तो आपको भी पता लग जाए कि आपका TDS कटना था या नहीं कटना था। कटने के बाद में आप उसको कैसे रिफंड ले सकते हैं, उसके लिए आपको ITR भरनी पड़ेगी। तो TDS के जितने भी नए प्रोविजंस थे 2025 के अंदर, उनकी लिमिट, उनके परसेंटेज हम जान लेते हैं। तो दोस्तों, हम बात करने वाले हैं ऑल अबाउट TDS। TDS आपको बताया टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स होता है। तो फाइनेंशियल ईयर 24-25, असेसमेंट ईयर 25-26। मैं आपको बताना चाहता हूं 1 जनवरी 2025 से आपका जो कैलेंडर ईयर है वो 2025 स्टार्ट हो चुका है। लेकिन इनकम टैक्स वाले क्या कहते हैं, GST वाले क्या कहते हैं, 1/4/24 से लेकर के 31/3/25 ये हमारा साल होता है। तो इस साल को इस लिमिट वाइज ये चलते हैं। जो भी नोटिस आना है, जो भी ITR भरनी है, टैक्स भरना है, वो आपको इस साल वाइज भरना है, ना कि आपको इस कैलेंडर ईयर वाइज भरना है। तो हम आपको GST के काफी सारे डाउट क्लियर कर देंगे कि TDS क्या होता है, TCS क्या होता है। इसके बाद में TDS और TCS वैसे हम दोस्तों एक डिटेल के अंदर अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि जब हमने TCS के सारे सेक्शन डिस्कस करने लगे तो ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। अब TDS का सर्टिफिकेट क्या होता है, कौन इशू करता है, कहां से इशू होता है, TDS क्या, हम एक बार हमारा TDS कट जाता है तो क्या हम उसको रिफंड ले सकते हैं, क्या हम TDS से बच सकते हैं कि हमारा TDS ना कटे, 26S फॉर्म क्या होता है, AIS और TIS क्या होता है। इसके अलावा कुछ सोल्यूशन भी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। अगर आपका इस तरह का ट्रांजैक्शन होता है तो क्या सोल्यूशंस आपको करने हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे TDS। ये दोस्तों टैक्स की चोरी को रोकने के लिए बनाया गया है। अब मान लीजिए आपकी बैंक में FD है और आप हमें नहीं बताते हैं कि इनकम टैक्स को नहीं बताते हैं कि आपने कितना कमाई करी है, तो इनकम टैक्स को कैसे पता लगेगा। उन्होंने TDS के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी दी है, जो टैक्स पेयर है उसको पेमेंट देने से पहले उसका TDS डिडक्ट करेगा एक सर्टेन परसेंटेज से, अगर वो लिमिट से क्रॉस हो रहा है तो। और गवर्नमेंट चाहती है आप कितनी भी कमाई करें कोई दिक्कत नहीं है, और कितने भी खर्चे करें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता लगना चाहिए कि आपका पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, और आप उसके ऊपर टैक्स भर रहे हैं, आप अपनी ITR भर रहे हैं या नहीं भर रहे हैं। तो इस तरह से TDS का एक कंसेप्ट सीधा सा है कि ऐसे थर्ड पर्सन की जिम्मेदारी लगा दी है जो आपस में लेन देन करते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसकी 1 करोड़ से ज्यादा की सेल है और वो अपनी टैक्स ऑडिट करवाता है किसी CA से, और आपने उसको पैसे उधार दिए तो वो भी आपका TDS काट लेगा अगर एक लिमिट से क्रॉस आपकी ट्रांजैक्शन हो जाती है। इसके अलावा वो किसी को रेंट दे रहा है, वो किसी को सैलरी दे रहा है, तो अगर एक लिमिट से क्रॉस कर रहा है तो उसको भी TDS काटना पड़ेगा। तो मेक श्योर करें आपको TDS का कंसेप्ट पता लग गया होगा। और उसी तरह से TCS होता है, TDS का छोटा भाई होता है, ये टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स होता है। TDS तो टैक्स डिडक्टेड होता है। मान लीजिए 100 रुपये आपको कोई इनकम देनी है और उस पर 10% TDS है, तो आपको 90 रुपये आपको वो दे देगा, और ये 10 रुपये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को चले जाएंगे। और वहीं पर TCS की बात करें, मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए की कोई कार खरीदी और उसका 1% TCS वो अलग से लेगा आपसे, वो 1,000 रुपये एक्स्ट्रा लेकर के आपसे 10 लाख 1,000 रुपये ले लेगा। इसके बाद में 10 लाख तो वो खुद रख लेगा और ये 1,000 रुपये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। मतलब TDS में तो पैसा टैक्स डिडक्टेड है तो काट के देगा, TCS में टैक्स कलेक्टेड है तो आपसे एक्स्ट्रा ले लेगा वो, और जाएगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में ही, और आपके ही 26AS में आपके ही पैन कार्ड में शो हो जाएगा। ये आपका खर्चा नहीं है, ये आपका एक तरह से एडवांस टैक्स हो जाएगा। अगर आपकी जो TCS की जो लिमिट है क्रॉस कर जाती है पेमेंट की, तो एक सर्टेन पेमेंट से वो काट लेंगे। अब TDS हो गया टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, TCS हो गया टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। तो फाइनेंशियल ईयर मैंने आपको बताया 24-25, इसका असेसमेंट ईयर होता है 25-26। जो जितना भी TDS आपका कटा है वो 26AS में साल खत्म होने के बाद शो हो जाएगा। और जब भी सैलरी के अंदर आपका TDS काटा जाएगा तो 87A की एक रिबेट होती है जो बोलती है न्यू टैक्स रजाइम में 7 लाख और ओल्ड टैक्स रजाइम में 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। 5 लाख में 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन एक्स्ट्रा है, 7 लाख में 75,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन एक्स्ट्रा है। तो उसकी भी छूट आपको 87A की
टीडीएस काटने से पहले दी जाएगी। अब हम बात करते हैं दोस्तों, अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है, ये टीडीएस जब भी कोई काटते हैं तो वो कहां जाता है, वो आपके पैन कार्ड में जाता है। पैन कार्ड के आधार पर ही आपके फॉर्म 26A में शो करता है। तो टीडीएस जब भी डिडक्ट होगा, टीसीएस फिर भी डिडक्ट होगा। मतलब अगर आपका पैन कार्ड नहीं है तो ऐसा नहीं है कि आप बच गए टीडीएस कटवाने से, ये आपका फिर भी कटेगा और हायर रेट से कटेगा। मान लीजिए आपका 2% टीडीएस कटना था, आपने पैन कार्ड नहीं दिया, एक तो वो आपका 20% टीडीएस काटेंगे, और टीडीएस काटने के बाद जमा कहां करवाएंगे, क्योंकि उनका आपका पैन कार्ड ही नहीं है तो आपके 26A में शो भी नहीं होगा। इसमें शो नहीं हुआ तो आप उसका रिफंड भी नहीं ले पाएंगे, उसको आप एडजस्ट भी नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज का आप मेक श्योर करना कि जब भी आप ऐसी ट्रांजेक्शंस करें तो अपना पैन कार्ड जरूर दें। तो मेक श्योर टू प्रोवाइड योर पैन कार्ड देने से डरना नहीं है दोस्तों, क्योंकि डर जाएंगे तो आपका ज्यादा टीडीएस कट सकता है और वो कटा हुआ टीडीएस वापस भी नहीं आएगा। अब आपको टैक्स रिजाइम और टैक्स स्लैब हम थोड़ा सा बताना चाहेंगे। आपको पता होगा ओल्ड और न्यू दो तरह के टैक्स रिजाइम गवर्नमेंट ने चलाए हैं। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजाइम में जाना चाहते हैं, ओल्ड इज गोल्ड है, यहाँ पे डिडक्शन वगैरह बहुत मिलती है। आपको पता होगा 80C से लेकर के 80U 80DDB, आपको HRA होम लोन की बहुत छूट मिलती है। लेकिन यहाँ पे 2.5 लाख रुपए तक ही आपका टैक्स माफ है। अगर आपकी उम्र 60 साल तक है, 60 से 80 वालों के लिए ये 3 लाख हो जाएगा, और 80 से ऊपर वालों के लिए दोस्तों ये 5 लाख हो जाएगा। और 2.5 लाख से 5 लाख पर 5% है, 5 से 10 पर 20 है, और 10 लाख से ऊपर अगर आपकी इनकम है तो 30% टैक्स आपको देना पड़ जाएगा। ये है ओल्ड के अंदर। लेकिन ओल्ड के अंदर फिर मैं आपको बता दूं, अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए तक है तो 87A का सेक्शन बोलता है आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। लेकिन 5 से ऊपर है तो इस हिसाब से आपको टैक्स देना है। और वहीं पर न्यू के अंदर दोस्तों 3 लाख रुपए तक माफ है। लेकिन सर आप तो कहते थे कि 7 लाख तक माफ है। 3 से 7 पर 5% टैक्स लगता है। लेकिन अगर आपकी इनकम 7 लाख रुपए तक है तो सेक्शन 87 यहां भी आपको रिलीफ देता है। वो बोलता है 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। 7 लाख से ऊपर है तो आपको 7 से 10 पर तो 10% देना है, 10 से 12 पर 15, 12 से 15 पर 20, 15 से ऊपर पर 30, ये तो देना ही देना है। और 3 से 7 पर भी टैक्स देना है। हालांकि यहाँ पे मार्जिनल रिलीफ भी थोड़ी सी आपको मिल जाती है, वो हम डिटेल में एक वीडियो में बताएंगे। अभी मैं इतना बता दूं, अगर आपकी इनकम 7 लाख से थोड़ी सी ऊपर चली जाती है, 7 लाख 1,000, तो आपको सिर्फ 1,000 ही टैक्स देना है। 24,000 की या इस तरह की रिबेट आपको फिर भी मिल जाने वाली है। टीडीएस का सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है दोस्तों 192 सेक्शन 192। 192 के अंदर क्या होता है, अगर आपको सैलरी मिल रही है या आपको पेंशन मिल रही है, दोनों के ही दोनों सेम रूल होते हैं। तो आपके स्लैब रेट के हिसाब से, मैंने आपको भी पिछले ओल्ड और न्यू स्लैब बताए, मान लीजिए 7,75,000 रुपए तक भी आपको सैलरी या पेंशन मिल रही है तो आपका टीडीएस नहीं काटा जाएगा। क्यों नहीं काटा जाएगा? क्योंकि आपका टैक्स ही नहीं बनता है, तो कैसे काटेंगे वो? टैक्स स्लैब के हिसाब से आपको टैक्स कटेगा। इंडिविजुअल हो, HUF वैसे सैलरी ले नहीं सकता है, और बाकियों के लिए भी ये है। और अगर आप पैन कार्ड नहीं देते हो तो आपका 20% काट लेंगे और ये टीडीएस आपका रिफंड भी नहीं होगा। सेक्शन 192A एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, दोस्तों PF का पैसा आपका कट जाता है और आप उसको पहले ही निकाल लेते हैं। वैसे यहाँ पे 5 साल की लिमिट होती है, तो आपका 50,000 से ज्यादा का पैसा PF का अगर आप निकालते हैं तो आपका 10% टीडीएस वो काट लेंगे। पैन नहीं है तो 20% काट लेंगे, और हो सकता है आपको इसको अपनी इनकम में दिखाना पड़े। सेक्शन 193 ये है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। आप सिक्योरिटीज में कोई पैसा लगाते हैं और वहां से आपको कोई ब्याज आता है, 50,000 रुपए से ज्यादा आया, 10% टीडीएस कट जाएगा। पैन कार्ड नहीं है तो 20% टीडीएस कट जाने वाला है। सेक्शन 194 ये भी काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आप शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं और आपने कोई शेयर होल्ड कर रखे हैं तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई कंपनी आपको डिविडेंड ना दे। 5,000 रुपए से ज्यादा एक कंपनी डिविडेंड देती है तो 10% टीडीएस आपका काट लेगी। हालांकि अगर आपको 500 रुपए, 50 रुपए, 5 रुपए भी टीडीएस मिल रहा है, वो भी आपके AIS और TAS में शो हो जाएगा। तो मेक श्योर करें जितना भी डिविडेंड आपका आया इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आपको उसको जरूर दिखाना है। सेक्शन 194A बहुत ज्यादा यूज होने वाला सेक्शन दोस्तों। आपने, आपके बुजुर्ग ने, माता पिता ने बैंक में FD करवा रखी है और ये FD का ब्याज पूरे साल के अंदर, अगर पूरे साल के अंदर मिलाकर के 40,000 से ज्यादा का आता है। अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर हमने तो 5 साल की FD कराई है, हमें तो 5वें साल ब्याज मिलेगा तब हमें टैक्स देना है। ऐसा नहीं है, आपका हर क्वार्टरली आपको इंटरेस्ट दिया जाता है और टीडीएस भी बनता है, तो हर क्वार्टर ही आपका काट लिया जाएगा। तो इंडिविजुअल, अगर ऐसा कोई व्यक्ति जो 60 साल से कम है 40,000 रुपए, 60 साल से ज्यादा है 50,000 रुपए से ज्यादा कोई भी आपको FD का ब्याज मिला, 10% टैक्स काटा जाएगा। अब ये टीडीएस 10% है दोस्तों। अगर आपकी इनकम मैंने बता दिया 7 लाख तक है तो आपका टैक्स 0 हो जाएगा, आप इसको रिफंड ले सकते हैं। और वहीं पर अगर आपकी इनकम 15 लाख से भी ज्यादा है तो आपको उस पर 30% टैक्स देना था। 10 तो इन्होंने काट लिया, 20 आपको ऊपर से चल के देना पड़ेगा। तो इस चीज का मेक श्योर करें। ये टीडीएस है, ये आपका इनकम टैक्स नहीं है, दोनों ही अलग अलग होते हैं। फिर आपने अगर किसी को वैसे लोन पे पैसा दे रखा, मैंने आपको बताया था एक व्यक्ति जिसकी 1 करोड़ से ज्यादा
सेल होती है और वो अपनी टैक्स ऑडिट करवाता है, उसको आपने पैसा दिया, वो 40 या 50 हज़ार की लिमिट वहां पे नहीं है, वहां पे 5,000 की लिमिट है, आपने उसको 1 लाख रुपए 12% के हिसाब से दिए, तो आपको वो 12,000 रुपए का ब्याज तो देगा, लेकिन 1,200 रुपए काट करके देगा दोस्तों, और वो आपके 10% के हिसाब से कट जाएंगे। पैन नंबर नहीं है तो 20% के हिसाब से टीडीएस काटा जाएगा। 194 इनकम फ्रॉम लॉटरी विनिंग। आजकल आपको पता होगा कि ड्रीम 11 वगैरह के बहुत सारे ऐसी इनकम होती है जो आपका पैन कार्ड ले लेते हैं। गेमिंग की मोस्टली बात करें, 10,000 रुपए से ज्यादा 30% आपका टीडीएस काट लिया जाएगा। 194 ये भी विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेम्स है दोस्तों, ये भी अपडेट किया गया था। पहले यहाँ पे 10,000 रुपए की लिमिट पिछले सेक्शन में आपको बताई थी, लेकिन यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है। 1 रुपए का भी आप टीडीएस इनकम जीते हैं तो 30% टैक्स देना पड़ेगा। यहाँ पे एक और विडंबना है दोस्तों, जितनी भी आपने विनिंग कर ली, कमाई कर ली, उसका तो आपको ऑनलाइन टीडीएस कट के शो हो जाएगा, लेकिन आपका कोई लॉस हो गया या आपने कोई खर्चा किया, उसका कोई बेनिफिट ये नहीं देते हैं, तो खर्चे का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। जितनी कमाई करी उसको अपने 26 एस के हिसाब से आईटीआर में भी दिखाना पड़ेगा। 194 बी हॉर्स रेस। वैसे तो ये बहुत पुराना सेक्शन है दोस्तों, हॉर्स रेस वगैरह बहुत कम होती है, लेकिन 10,000 रुपए से ज्यादा की कमाई आप हॉर्स रेस के अंदर करते हो तो 30% टीडीएस आपका काट लिया जाएगा। 194 बी ये फिर से दोस्तों लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल, इस तरह के कोई भी अगर आपकी होती है तो 10,000 रुपए से ज्यादा 30% टीडीएस आपका काट लिया जाएगा। 194 सी कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करते हो दोस्तों, बहुत सारे गवर्नमेंट संस्थाएं होती हैं जो आप किसी का उसका कोई काम करते हो तो आपको वो कॉन्ट्रैक्ट देती हैं, ठेका देती हैं, तो अगर आपने सिंगल ट्रांजैक्शन 30 लाख से ऊपर कर दी तो टीडीएस कटेगा, या मान लो 20,000 की हुई, 20 करके हुई, फिर पूरे साल में 1 लाख से ज्यादा की हुई तो इंडिविजुअल और एचयूएफ का तो दोस्तों 1%, इसके अलावा कंपनी, एलएलपी, फर्म, उनका 2% टीडीएस काटा जाएगा। पैन कार्ड नहीं है तो आपका 20% टीडीएस काटा जाएगा। मान लीजिए 25 हज़ार की ट्रांजैक्शंस की, ये 30 से तो क्रॉस नहीं हुई और कुल मिलाकर 75 ही हुई तो आपका टीडीएस नहीं काटा जाएगा। इस चीज का ध्यान दें, अगर आपका पूरे साल में मिलाकर के 1 लाख होता है या एक ट्रांजैक्शंस का 30,000 से ज्यादा होता है तभी 194 सी में ट्रांजैक्शंस पे काटना है। आप ये देख सकते हैं दोस्तों, 1 लाख रुपए, 1% और 2%, इस चीज का आपको ध्यान देना है। और एक होता है जो सेक्शन 44A में कवर नहीं होते हैं, ऐसे कॉन्ट्रैक्टर हैं जो ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, उनके लिए 30,000 या 75,000 रुपए, वो सेम ही लिमिट यहां पर भी एप्लीकेबल होने वाली है। इसके अलावा 194 सी जो ट्रांसपोर्टर हैं कवर्ड अंडर 44AE एंड जो डिक्लेरेशन देते हैं कि अपना पैन कार्ड देते हैं कि मेरा टीडीएस ना काटा जाए, तो उनका दोस्तों टीडीएस नील हो जाएगा। ये मोस्ट ऑफ द केसेस में आपके 26 एस में बहुत सारा ट्रांजैक्शंस बोल जाता है, लेकिन वहां टीडीएस 0 होता है, तो वो सारा का सारा आपको डाटा अपनी आईटीआर में दिखाना पड़ता है। 194 डी ये होता है इंश्योरेंस कमीशन टू डोमेस्टिक कंपनी। दोस्तों कंपनियों के मामले में आपको पता होगा, अगर कोई भी व्यक्ति कमीशन का काम करता है, इंश्योरेंस कमीशन का, या नॉन कंपनी भी हो जाता है कई बार। अब आपको दोनों ही चीजों को मैं बताने वाला हूं। अगर मान लीजिए आपने LIC की एजेंसी ले रखी है, SBI की एजेंसी ले रखी है, HDFC लाइफ, ऐसे इस तरह की बहुत सारी कंपनियां होती हैं, तो 15,000 रुपए से ज्यादा अगर आपका टीडीएस कटता है, अगर मान लीजिए आपको कमीशन मिल गया, आपने इतना काम तो कर ही दिया दोस्तों, 1 लाख अभी अगर आपने उनको प्रीमियम दे दिया तो उसके ऊपर आपका 25-30% तक कमीशन मिलता है। तो पहले ये 5% था, लेकिन 1 अप्रैल 2025 से 2% टीडीएस काटा जाएगा। और कंपनियों के मामले में ये 10% है, अदर देन कंपनी में 5, अदरवाइज 2% टीडीएस काटा जाने वाला है। 194 DA दोस्तों इंश्योरेंस की पॉलिसी आपकी मैच्योर हो गई, आपकी मैच्योरिटी को 1 लाख से ज्यादा है तो 2% टीडीएस काटा जाएगा। अब सेक्शन 1010D आपको देखना पड़ेगा। इसके अलावा आपका प्रीमियम कितना था, 10% सम एश्योर्ड से, वो सारी लिमिट आपको देखनी पड़ेगी टैक्सेबिलिटी के लिए, लेकिन टीडीएस आपका 2% काट लिया जाएगा। 194E पेमेंट टू नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट पर्सन एसोसिएशन। दोस्तों इंडिया से बाहर से कोई पैसा जो खेल खेलने के लिए खिलाड़ी आए, उनका 20% टीडीएस काट लिया जाएगा, उनको अपनी आईटीआर यहाँ पे भरनी पड़ेगी। नेशनल सेविंग स्कीम NSC के अंदर अगर आपकी कोई डिपॉजिट का पेमेंट आया, 2500 से ज्यादा का आया, 10% टीडीएस काट लिया जाएगा। आप इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें, आपको सॉल्यूशंस भी बताए जाएंगे, टीडीएस से कैसे बचना है वो भी बताया जाएगा। 194F रीपर्चेज यूनिट बाय म्यूचुअल फंड, ये दोस्तों 20% था, लेकिन ये हटा दिया गया है, इस पिछले बजट के अंदर ही गवर्नमेंट ने इसको हटा दिया गया था। इसके बाद 194G, अगर दोस्तों बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जैसे पंजाब, तमिलनाडु, इस तरह के स्टेट के अंदर आपकी जो लॉटरी है ये लीगल है और उसका कोई भी कमीशन आपको मिलता है 15,000 से ज्यादा, तो 2% टीडीएस आपका काट कर ही पैसा आपको मिलेगा। कमीशन ब्रोकरेज दोस्तों 194H के अंदर दलाली मिलती है, अगर आपने किसी की ब्रोकरशिप ले रखी है तो 15,000 से ज्यादा का अगर मिलता है 2% टीडीएस आपका काट लिया जाएगा। 194I
अगर आप किराए देते हैं किसी को लैंड एंड बिल्डिंग का, फर्नीचर एंड फिटिंग का, 2,40,000 रुपए से ज्यादा का किराया किसी को देते हो और आपकी टैक्स ऑडिट हो रही है। दोस्तों मैं बार बार टैक्स ऑडिट क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि हर व्यक्ति को यह टीडीएस नहीं काटना है, उसी व्यक्ति को काटना है जिसकी जिम्मेदारी है, तो वो 10% टीडीएस काट लेगा। इसके अलावा कोई मशीनरी रेंट पर दिया आपने, इक्विपमेंट, प्लांट, तो 194(I)(A) के अंदर उसमें 2,40,000 रुपए के बाद 2% काटना है। लैंड बिल्डिंग पर तो 10% था, लेकिन प्लांट एंड मशीनरी पर आपका 2% टीडीएस काटा जाएगा। इसके बाद ट्रांसफर ऑफ सर्टेन इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चर लैंड, 50 लाख से ज्यादा की कोई भी प्रॉपर्टी आप खरीदेंगे दोस्तों तो 1% टीडीएस काटना पड़ेगा। पहले ये ऐसा होता था, अगर एक 60 लाख की प्रॉपर्टी कोई भी 3 भाई ले रहे हैं, जैसे मान लो तीनों 20-20 लाख रुपए दे रहे हैं, तो तीनों पर ही ये लिमिट लागू नहीं होती थी, लेकिन अब बजट में इसको भी चेंज कर दिया है, इन तीनों को ही टीडीएस काटना पड़ेगा। तो मेक श्योर करें 1% टीडीएस काटना है अगर आपने 50 लाख से ज्यादा की कोई भी प्रॉपर्टी खरीदी है, ताकि उसका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सूचना चली जाए। हालांकि 30 लाख से ज्यादा की कोई भी आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो रजिस्ट्रार ऑलरेडी उस चीज की सूचना दे देता है, लेकिन फिर भी आपको भी ध्यान देना है कि उसको आपको इनकम टैक्स में टीडीएस काट के ही पेमेंट देनी है। 194(I)(B, ये दोस्तों आप रेंट पे कर रहे हैं लैंड एंड बिल्डिंग का या फर्नीचर का, और आपकी ऑडिट नहीं हो रही है। कोई भी व्यक्ति, मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, अगर आप एक बैंक मैनेजर हैं, अगर आप एक बड़ी सिटी में रहते हैं, जैसे कि मुंबई में रहते हैं, और आपने एक फ्लैट किराए पर लिया, उसका किराया 60,000 रुपए है, तो आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप उसको 2% टीडीएस काट कर ही देंगे, ताकि वो उस व्यक्ति को उस रेंट को भी अपनी आईटीआर में दिखाना पड़े। 194(I)(C, पेमेंट ऑफ मशीनरी कंसिडरेशन अंडर द जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट के अंदर 10% टीडीएस काटा जाएगा। 194(J, सम एश्योर्ड पे टू पेबल टुवर्ड रॉयल्टी इन द नेचर ऑफ कंसिडरेशन ऑफ सेल डिस्ट्रीब्यूशन, अगर रॉयल्टी वगैरह है, ये प्रोफेशनल फीस है, तो 2% टीडीएस आपका 30,000 से ऊपर पर काटा जाएगा। 194(JA, प्रोफेशनल फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज, यहां पर दोस्तों 2% टीडीएस है, 30,000 रुपए से ज्यादा की पेमेंट मिलती है। तो 194(JB, प्रोफेशनल फीस इन ऑल अदर केस, मान लीजिए आप दोस्तों एक सीए को फीस देते हो, आप एक डॉक्टर को, प्रोफेशनल को कोई भी फीस देते हो 30,000 से ज्यादा की, तो 10% टीडीएस वहां पे उसका काट के ही पेमेंट करनी है। 194(K, पेमेंट ऑफ एनी इनकम रिस्पेक्ट ऑफ यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड, ये आपके अगर दोस्तों ज्यादा एप्लीकेबल नहीं होती है, 10% टीडीएस काट कर ही पेमेंट मिलने वाली है। 194(LA, टीडीएस ऑन कंपनसेशन, कोई मिला है आपको कंपल्सरी एक्विजिशन का 2.5 लाख से ज्यादा, पता होगा ना, सरकार रोड बनाती है, कुछ प्रॉपर्टी बनाती है खुद की, तो वहां पे आपकी जमीन अधिग्रहण कर लेती है, उसको 2.5 लाख से ज्यादा का कोई कंपनसेशन मिला तो 10% टीडीएस आपका काट लिया जाएगा। 194(LB, इसके LBA1 है दोस्तों, इसके अंदर भी 10% टीडीएस आपका काटा जाएगा। 194(LB, इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर डेट बॉन्ड आए हैं नॉन रेजिडेंट के, 5% टीडीएस काटकर ही पेमेंट उनको मिलने वाली है। LBB, इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट स्क्रूटनाइज्ड ट्रस्ट पर 25 और अदर पर 30% टीडीएस काटा जाएगा। LBC, ये भी दोस्तों 25 या 30% टीडीएस काटा जाएगा। इसके अलावा LC, यहाँ पर 5% टीडीएस काटा जाएगा। LD, यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन सर्टेन बॉन्ड एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटी पर 5% टीडीएस काटकर ही पेमेंट मिलने वाली है। 194(M, ये दोस्तों पेमेंट ऑफ कमीशन, ब्रोकरेज, कॉन्ट्रेक्चुअल फीस, प्रोफेशनल फीस है, ये दोस्तों रेजिडेंट पर्सन बाय ए इंडिविजुअल और ए HUF हु आर लाइबल टू डिडक्ट टीडीएस। जो अगर 194(C, H और J में आपको नहीं काटना है, 50 लाख से ज्यादा की कोई पेमेंट है, तो 2% टीडीएस काटकर ही पेमेंट मिलने वाली है। 194(N, बड़ा ही खतरनाक सेक्शन है दोस्तों, आपको हर बार हम मना करते हैं कैश ना तो आप जमा करें ना ही निकालें, लेकिन अगर आपको निकालना है और पिछले 3 साल की लास्ट 3 ईयर आईटीआर आपने नहीं भरी है और 20 लाख से ज्यादा का कैश निकालते हैं तो 2% टीडीएस काटा जाएगा। पिछले 3 साल की आईटीआर नहीं भरी है और 1 करोड़ से ज्यादा का आप कैश निकालते हैं तो 5% टीडीएस आपका काटा जाएगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सूचना चली जाएगी। आईटीआर 1 आप इस केस में नहीं भर सकते हैं तो बड़ी ही दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। मेक श्योर करें ज्यादा कैश के अंदर लेन देन आप ना करें। अगर आपने पिछले 3 साल की आईटीआर नहीं भरी है, 1 करोड़ से ज्यादा का पैसा निकालते हो तो 5% टीडीएस आपका काट लिया जाएगा। पिछले 3 साल की रिटर्न भरी है तो 20 लाख की लिमिट आपके लिए नहीं है, आप 1 करोड़ तक भी नगद निकाल सकते हो। 1 करोड़ के बाद निकालोगे तो बाद वाली अमाउंट पर 2% टीडीएस आपका काटा जाएगा। ऑनलाइन आपका ये शो हो जाएगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सूचना चली जाएगी कि आपने ये लेन देन किया है। 194(O, ई कॉमर्स ऑपरेटर 5 लाख से ऊपर की कोई पेमेंट देता है तो पहले आपका 1% टीडीएस काटता था, अब 0.1% मतलब 10 पैसे का टीडीएस आपका काट के ही आपको पेमेंट मिलने वाली है। 194P, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है दोस्तों, ऐसा कोई भी स्पेसिफाइड सीनियर
सीनियर सिटीजन जो 75 साल से ज्यादा का है, उनका एक ही बैंक अकाउंट है और उसी बैंक में पेंशन और ब्याज आ रही है, तो वो बोलते हैं कि आपको आईटीआर भरनी जरूरी नहीं है। लेकिन आईटीआर भरनी जरूरी नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि आपको कुछ भी नहीं करना है। बैंक में जाकर के आपको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी कि मेरा टीडीएस ना काटा, मेरा टीडीएस काट लो, मुझे आईटीआर नहीं भरनी है, मेरे ऊपर सेक्शन 194 एप्लीकेबल होता है। तो इस तरह से आपको 194 का बेनिफिट लेना है। इसके ऊपर हमने डिटेल में एक वीडियो बना रखी है कि किन सीनियर सिटीजन को आईटीआर नहीं भरनी है, उसको भी एक बार आप प्लीज रेफर कर लें। इसके बाद में सेक्शन 194 क्यों, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, किसी से माल खरीदते हैं, 50 लाख से ज्यादा का माल खरीदा तो 10 पैसे का भी टीडीएस उनको भी काटकर ही उसको पेमेंट देनी है, ताकि सामने वाले व्यक्ति को वो अपनी सेल परचेज प्रॉपर उसको आईटीआर के अकॉर्डिंग ही दिखानी पड़े। 194 आर दोस्तों वैसे तो एक रिसीट होती है। आपको पता होगा डॉक्टर और एमआर का रिलेशन जो होता है कितना प्यारा होता है। एमआर जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव कंपनियां होती हैं वो डॉक्टर को कुछ गिफ्ट देती हैं, उनको बोलती है कि आपको हम एक टूर दे देंगे, आपको ये दे देंगे, आप हमारा माल बेचें। तो अगर उसको भी 20,000 से ज्यादा का कोई भी ऐसा आइटम मिलता है, परक्यूजिट्स मिलते हैं, गिफ्ट मिलते हैं, मान लीजिए एक यूट्यूबर को कुछ ऐसा गिफ्ट मिल गया किसी कंपनी के द्वारा, तो वो सारा का सारा पैसा 20,000 से ज्यादा है तो 10% टीडीएस काटा जाएगा। अब ये आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में या बिजनेस की इनकम में दिखाना पड़ेगा और इसके ऊपर आपको टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा 194 आर के अंदर। 194 एस दोस्तों वर्चुअल डिजिटल एसेस, क्रिप्टो करेंसी का जमाना है। आपको पता होगा आपने अगर बिटकॉइन खरीदे हैं या खरीदने वाले हैं या किसी को बेचते हैं तो दोस्तों रेजिडेंट, इंडिविजुअल और एचयूएफ 50,000, अदर के मामले में 10,000। अगर आपने मान लीजिए 1 लाख रुपए के बिटकॉइन किसी को आज को पता होगा P2P में आप बेचते हैं, तो वो एक व्यक्ति, वो सामने वाला व्यक्ति आपका 1% टीडीएस काट करके आपको 99,000 रुपए ही देगा। 1,000 रुपए आपके इनकम टैक्स में शो हो जाएंगे, ताकि आपको बिटकॉइन की इनकम को अपनी आईटीआर में दिखाना पड़े। बिटकॉइन की इनकम पर आपको पता होगा 30% स्लैब टैक्स देना पड़ता है, कोई 3 लाख की छूट नहीं है, आपको कोई बेनिफिट यहाँ नहीं मिलता है। तो इस तरह से 194 एस के अंदर आपका 1% टीडीएस काटा जाएगा। 195 कोई नॉन रेजिडेंट है दोस्तों तो उसका हायर ऑफ द रेट इन फोर्स डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग कटेगा। 196 बी के अंदर इनकम फ्रॉम यूनिट्स, तो आपकी 10% टीडीएस यहाँ पर भी काट लिया जाएगा। 194 सी के अंदर इनकम फ्रॉम फॉरेन करेंसी बॉन्ड और जीडीआर, इसके अंदर कोई ऐसी इनकम आ रही है तो भी 10% टीडीएस काट लिया जाएगा आपका। 196 डी इनकम फ्रॉम एफआईआई, दोस्तों ये फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं, इनकी सिक्योरिटीज का कोई भी इनका कोई इनकम मिलती है तो उनका 20% टीडीएस काट लिया जाएगा। आपने सुना होगा शेयर मार्केट के अंदर डीआईआई डोमेस्टिक और एफआईआई, मतलब ये जो बड़े लोग होते हैं जो अच्छा पैसा यहाँ पे लगाते हैं उनका भी टीडीएस काट लिया जाता है। 206 डबल ए दोस्तों टीडीएस रेट इन केस ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ पेन। मैंने आपको शुरू में बताया पैन कार्ड जरूर दें, आप ऐसा ना सोचें कि पैन कार्ड नहीं दूंगा तो मैं बच जाऊंगा, तो बिना किसी लिमिट के आपका 20% या उससे जो डबल रेट है वो कट देगा। तो आप प्लीज मेक श्योर करें कि आप मान लीजिए 10% एफडी में टीडीएस कटना था, पेंशन में बहुत सारे लोगों का कटा है तो वो 20% कट जाएगा, आपका रिफंड भी वापस वो नहीं आने वाला है। तो इस चीज का प्लीज मेक श्योर करें। 206 ए बी टीडीएस ऑन नॉन फाइलर ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, पिछला 2 टाइम्स डबल उसको देना पड़ेगा, या 5% जो हायर है, जो व्यक्ति अपनी आईटीआर नहीं भरता है उसकी भी टीडीएस की जो लिमिट है वो ज्यादा हो जाने वाली है। अब टीडीएस सर्टिफिकेट की बात हम करेंगे दोस्तों। जब साल खत्म हो गया, मान लीजिए 1/4/2024 से 31/3/2025 तक आप बहुत सारे लोगों ने टीडीएस काट लिया, अब आपको कैसे पता लगेगा? जो भी टीडीएस काटने वाला है उसकी एक जिम्मेदारी है कि आपको एक सर्टिफिकेट जारी करके देगा। पहले तो ये डाक या वैसे आता था, लेकिन आजकल ईमेल पर भी दे देते हैं तो भी वो काम चल जाता है आपका। अगर आप सैलरी में हो, आपका टीडीएस कट रहा है तो फॉर्म नंबर 16 मिलेगा, 16 का पार्ट ए और पार्ट बी होगा। अगर आप सैलरी के अलावा एफडी पर आपका टीडीएस कट गया, कितने सारे सेक्शन थे दोस्तों, तो 16A 16B 16C इस तरह का आपको मिलने वाला है। 3-3 महीने में ये मिलता है। फॉर्म 16A तो साल में एक बार मिलता है, ABC 3-3 महीने में मिलते हैं। इसमें क्या लिखा जाएगा कि कितनी इनकम आपको हमने दी है, कितना आपका टीडीएस काटा है और काफी सारी डिटेल यहाँ पे होती है। अब दोस्तों आप टीडीएस चाहते हैं कि मेरा टीडीएस ना कटे, कुछ ऐसी इनकम है जैसे कि 30% वाली, वहां तो टीडीएस देखो आपका कटेगा ही कटेगा। लेकिन अगर आप सैलरी के केस में हो और आपने 80C 80D जैसे कि एजुकेशन लोन, होम लोन, इनकी छूट लेनी है, तो आप अपने एम्प्लॉयर को बता दें कि मैंने इतनी छूट लेनी है, मुझे ओल्ड टैक्स रेजाइम में जाना है, और आपकी इनकम अगर सारी छूट लेने के बाद 5 लाख तक आती है, 1 भी रुपए टैक्स नहीं देना है, और आपकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम है, जो कि ओल्ड में 2.5 लाख 3 लाख या 5 लाख है, न्यू में 3 लाख से अगर आपकी इनकम कम है। एक फॉर्म होता है दोस्तों, जादुई फॉर्म, फॉर्म 15G जो उम्र 60 साल से कम वालों के लिए, फॉर्म 15H 60 साल से ज्यादा वालों के लिए। ये अगर आप दे देंगे बैंक में, पोस्ट ऑफिस में,
अगर आपको मान लीजिए एफडी आपने करवाई है, आपका ब्याज आ रहा है 60,000 रुपए, तो आपका 6,000 टैक्स कट लेगा। टैक्स का मतलब टीडीएस कट जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि मेरा तो टीडीएस ना काटा जाए और आपकी इनकम 3 लाख से कम है, तो आप उनको ये फॉर्म 15G दे देंगे ना, तो आपका वो टीडीएस नहीं काटेंगे, क्योंकि एक रिक्वेस्ट होती है कि मेरा टीडीएस ना काटा जाए। और बैंक की एफडी के ऊपर मैंने आपको बता ही दिया दोस्तों, या तो आप अपनी एफडी अलग अलग बैंकों में कराएं कि जिसका ब्याज आपको 40 या 50,000 से कम मिले, ताकि आपका टीडीएस ना कटे। क्योंकि अलग अलग बैंक में कराऊंगे तो दोस्तों एक तो 10 लाख से कम की लिमिट में नोटिस नहीं आएगा, एक हर बैंक में 5-5 लाख रुपए आपका सेफ और सिक्योर है, एक आपका टीडीएस भी नहीं कटेगा। तो इस तरह से DICGC एक संस्था होती है, वहां पर आपको 5 लाख रुपए ही पर बैंक की सिक्योरिटी प्रदान होती है। तो वो सिक्योरिटी भी अलग अलग बैंकों की मिल जाएगी, टीडीएस भी नहीं कटेगा, इनकम टैक्स को सूचना भी नहीं जाने वाली है। लेकिन फिर भी आपका टीडीएस कट गया दोस्तों, आपने बहुत हाथ पैर मारे, आपने कोशिश की, लेकिन आपका टीडीएस कट गया और आपकी इनकम बेसिक एग्जामिशन लिमिट से कम थी, मतलब 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख, ओल्ड में 5 लाख, न्यू में 7 लाख, या फॉर्म 15G और H देना भूल गए थे, या किसी भी तरह से आपका मतलब टैक्स कट गया, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है दोस्तों। आपका साल खत्म होगा 31/3/2025 तक, फिर इसके बाद में अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 31 जुलाई तक आप अपनी ITR भर सकते हैं। 31 जुलाई तक भी भरना भूल गए हैं तो 31 दिसंबर तक भर करके आप अपना ये कटा हुआ टीडीएस रिफंड ले सकते हैं। 1 अप्रैल से ही ITR भरनी स्टार्ट हो जाती है। टीडीएस से रिलेटेड दोस्तों, रिफंड से रिलेटेड कोई भी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछे। हमसे कोई प्रोफेशनल हेल्प चाहिए हो तो वो भी आप हमें ले सकते हैं। इसके अलावा आपको मैंने बताया ओल्ड के अंदर 5 लाख, न्यू में 7 लाख रुपए, उसकी छूट आपको मिल जाएगी। ITR भरेंगे और आपको उसका रिफंड आ जाने वाला है। आपका टीडीएस कैसे चेक होगा मैंने आपको बता दिया, फॉर्म 16 ABC आपको देंगे, लेकिन जो भी टीडीएस या टीसीएस कलेक्ट होगा, डिडक्ट होगा, ये आपने एडवांस टैक्स भरा या खुद का कोई भी टैक्स भरा, वो आपके फॉर्म 26AS में शो हो जाता है दोस्तों। वैसे तो 3-3 महीने बाद तो अपडेट हो ही जाता है, लेकिन साल के बाद में तो आपका हो ही जाएगा और AIS और TAS में भी हो जाएगा। मान लीजिए 31/3/2025 को आपका साल खत्म हुआ, अप्रैल और मई, 31 मई तक इनको सब कुछ अपडेट करना पड़ता है, तो जून और जुलाई के अंदर आप एक बार जरूर अपना फॉर्म 26AS, AIS और TAS चेक करें, ताकि वहां पर ऐसी कोई ट्रांजेक्शन तो मिस नहीं हो जाए आपसे, ताकि इन फ्यूचर में नोटिस का आपको चांस ना बने। एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट और टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी, सारी की सारी ट्रांजेक्शन, 1 रुपए का सेविंग का ब्याज दोस्तों, 2 रुपए का डिविडेंड, कुछ भी आपको मिलता है आपके पैन कार्ड के अकॉर्डिंग, तो सारा का सारा वहां पे रिपोर्ट हो जाएगा। तो आपको अपनी कीप आइज ASTS आपको जरूर आपको देखनी है और इनकम टैक्स की रिटर्न भरना सुनिश्चित करना है, ताकि आपका रिफंड भी आ जाए। जो बड़े बड़े ट्रांजेक्शंस करते हैं वो भी जस्टिफाई हो जाए। बड़ी ही मेहनत से वीडियो बनाते हैं, अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक बटन पर एक बार क्लिक कर दें। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आगे भी आपके लिए आती रहेगी। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करें जिन्हें टीडीएस का टी भी नहीं पता था, और अब बहुत सारी चीजें वो जान जाएंगे। कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टैक्सीलेंट नाम से हमने एक नया चैनल बनाया है दोस्तों, जहां हम मनी की, फाइनेंस की, इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। उसको भी आप सब्सक्राइब करते जाइएगा। टेलीग्राम और व्हाट्सएप के चैनल भी आप फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।